Hello everyone and welcome back to my channel Criminology Gyan. So in today's video we will be solving DSSB welfare officer and this is part 11. Part 10 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 10 तक देख के आए और पार्ट 11 है ये आज का. So without any further delay let's get into the video. So question number 1 is one of the following theories to emerge from this branch of criminology is dash associated with the work of Cornish and Clark in 1986. So यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो कॉर्निश एंड क्लार्क ने दी है इन द ईयर 1986. ठीक है, ऑप्शंस क्या है आपके पास? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, रैशनल चॉइस थ्योरी है, सोशल कंट्रोल थ्योरी है या स्ट्रेन थ्योरी है. सो करेक्ट ऑप्शंस क्या है आपके पास? करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रैशनल चॉइस थ्योरी. रैशनल चॉइस थ्योरी जो कॉर्निश एंड क्लार्क ने दी थी वो थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई भी डिसीजन लेता है कि उसको ये एक्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए वो पहले उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स है ना, उसके फायदे और उसके नुकसान को जो है वे करेगा कि क्या इस काम को करने से ज्यादा फायदा है या ज्यादा नुकसान है. उसके बाद वो क्या देखेगा, ऐसा कोई भी एक्शन जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करता है या उसके गोल्स को अचीव करने में ज्यादा हेल्प करता है, तो वहां पर वो चीज वो डिसाइड करेगा. मतलब जिसमें जिस एक्ट में ज्यादा फायदा है और नुकसान कम है वो पर्सन उसी चीज को करेगा. ठीक है, उस एक्शन को चूज करेगा. तो दैट वाज रैशनल चॉइस थ्योरी. नेक्स्ट वन इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. क्या है? जो कि शॉ एंड मैके ने दी थी. ये कहता है कि किसी भी एक सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन में क्राइम रेट जो कांस्टेंट होता है. अब एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हो सकते हैं? हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन हो सकता है या मटेरियल डिके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर क्या है, क्राइम रेट भी जो है कांस्टेंट रहने वाला है. अब इस तरीके का जो एनवायरमेंट होगा उसकी वजह से आपस में लोगों के बीच में कोहेजन नहीं होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा और जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो मिसिंग होगा इनके बीच में, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा. ठीक है जी, ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहती है. फिर आता है सोशल कंट्रोल थ्योरी, जो कि किसने दी थी? ट्रेविस हिर्शी ने दी थी. ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कम क्राइम करेगा कब? जब उसके सोशल बॉन्ड्स जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, लोगों के बीच में जो उसका बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा. ठीक है, अब इस बॉन्ड्स में क्या क्या चीजें होती है? अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड बिलीफ इन द लेजिटिमेसी ऑफ सोसाइटल रूल्स. जो भी रूल्स हैं उसको वो फॉलो करे प्रॉपरली, है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट हो, कमिटमेंट हो, अटैचमेंट हो. इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्सन के स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स के लिए. देन स्ट्रेन थ्योरी की बात करते हैं, जो कि किसने दिया था? रॉबर्ट के मर्टन ने दिया था. कहते हैं कि जो क्राइम और डेवियंस हमें देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है? जब देयर इज अ मिसमैच किसके बीच में? डिफाइंड गोल्स और लेजिटिमेट मीन्स के बीच में. ठीक है, जब हमारे पास गोल्स होते हैं कि हमें ये चीजें करनी है एंड मीन्स होते हैं उसको कैसे अचीव किया जा सकता है. ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मेरा गोल है पैसा कमाना. अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ? हार्ड वर्क के थ्रू, बिजनेसमैन बनकर. ठीक है, इस तरीके से मैं, ये मीन्स है. लेकिन अगर ये क्या है, लेजिटिमेट मीन है, लेकिन अगर मेरे को लेजिटिमेट मीन नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगी? इलेजिटिमेट तरीका अपनाऊंगी. ठीक है, जिसकी वजह से अब ये इलेजिटिमेट मीन ही क्या है? आपका क्राइम है. ठीक है जी, तो ये स्ट्रेन थ्योरी हो गया. स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, है ना. इसका एक सेपरेट वीडियो भी है स्ट्रेन थ्योरी के ऊपर, चैनल पर देख सकते हैं. इस वीडियो को भी अलग से सेपरेटली बना रखा है मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. It involves obtaining the opinions of expert physically distant from each other and unknown to each other. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आपको ओपिनियन लेना है, किसका? एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना है जो कि फिजिकली एक दूसरे से दूर है, यानी कि वो आसपास नहीं बैठे हुए हैं. और सेकंड थिंग क्या बोला? वो एक दूसरे से अननोन है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है. और ऐसे लोगों से जब आपको ओपिनियन लेना है तब वो क्या होगा, उसको हम इनमें से क्या कहेंगे? ऑप्शंस क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिडक्टिव टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग या डेल्फी टेक्निक. करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? डेल्फी टेक्निक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. बाकी टेक्निक्स को भी देखते हैं. ब्रेन स्टॉर्मिंग समझते हैं सबसे पहले. ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ओपनली डिस्कस करते हैं ग्रुप में, और मेन बात क्या है, वो एक दूसरे को जानते हैं. डिडक्टिव टेक्निक क्या है? डिडक्टिक टेक्निक है ना,
तो डिडक्टिक टेक्निक या डिडक्टिक अप्रोच दोनों कह सकते हैं, टीचिंग के लिए होता है, जहां पर जो टीचर है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्टली स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता है किस बारे में, किसके थ्रू, स्ट्रक्चर्ड लेसन्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। इट इज अ लेक्चर बेस्ड फॉर्मेट, है ना। नाउ नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग क्या होता है, नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग या जिसे हम एनजीटी भी कहते हैं, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है फॉर ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। ये भी क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बट क्या है, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग है। इसके लिए क्या एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है विच इनकरेजेस इक्वल पार्टिसिपेशन एंड रैपिड कॉन्सेंसस बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है और रैपिड कॉन्सेंसस बिल्डिंग देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जनरेटिंग आइडिया, इसमें क्या होता है, लोग अलग अलग इंडिपेंडेंटली आइडियाज जनरेट करते हैं और फिर उसके बाद उसको वो ग्रुप में शेयर करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और फिर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं उनको क्या करते हैं, वो वोट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज डेल्फी मेथड, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है। ये क्या है, इट्स अ ग्रुप टेक्निक यूज्ड टू गैदर रिलायबल consensus from knowledgeable individual through a series of questionnaires, ठीक है। यहाँ पर भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे के को से अननोन होते हैं, ठीक है। सो वो चीजें मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं करी क्योंकि वो क्वेश्चन में ही बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगली फॉरबिडन एंड इंटेंशनल एक्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, देखो लीगली फॉरबिडन, ठीक है, जिसको लीगली मना किया गया है ना, और सेकंड थिंग वो इंटेंशनली भी किया गया है, एंड थर्ड थिंग क्या बोला, जो जिसका एक हार्मफुल इम्पैक्ट है किसमें, सोशल इंटरेस्ट में ना, सोसाइटी के लिए जो भी इंटरेस्ट वाली चीजें हैं उसमें उसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी है। और नेक्स्ट क्या बोला गया है, क्रिमिनल इंटेंट भी है और लॉ में उसके लिए पनिशमेंट भी है। तो ये किस बारे में बात कर रहा है, ऑप्शंस क्या है आपके पास, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, प्रोहिबिशन पॉलिसी, क्राइम एंड नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, है ना। क्राइम के बारे में बात करें, आप सारी चीजें देखो, लॉ लीगली फॉरबिडन है ना, और लॉ में इसके लिए पनिशमेंट भी दे रखी है, इंटेंशन भी होना चाहिए उस पर्सन का, तो वो सब कहाँ मेंशन्ड है, क्राइम, ये क्राइम के बारे में बात कर रहा है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज ऑल्सो क्राइम, बट क्राइम की डेफिनेशन के अंदर ही जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी भी आ जाएगा, इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ सोशल बॉन्ड, सोशल बॉन्ड का की कंपोनेंट नहीं है, ये अभी हमने पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, बिलीफ या पर्सनैलिटी। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो सोशल बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, हिर्शी ने दी थी। क्या एज्यूम करते हैं कि ह्यूमंस जो है उनका नेचुरल टेंडेंसी क्या है, डेलिंक्वेंसी की तरफ है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि अगर कोई बच्चा है वो जनरली ज्यादातर किन हैबिट्स को चूज करता है, बैड हैबिट्स को चूज करता है ना। बुरी चीजें सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अच्छी चीजों सीखने में उसको टाइम लग जाता है। तो नेचुरल टेंडेंसी ह्यूमन बीइंग का क्या है, डेलिंक्वेंसी की तरफ है ना। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या था कि क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग जो है नॉर्म्स तोड़ने से बच रहे हैं, जब ये नेचुरल टेंडेंसी है तो ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने आप को रोक पा रहे हैं क्राइम करने से। तो अकॉर्डिंग टू हिर्शी, कन्फर्मिटी इज जनरेटेड बाय सोशल कंट्रोल। तो ये क्या किसकी वजह से हो रहा है, सोशल कंट्रोल की वजह से हो रहा है, सोशल कंट्रोल की वजह से हो रहा है। और ये सोशल कंट्रोल किस कब बनता है, जब लोगों के बीच में सोशल बॉन्ड होगा, ठीक है। और वो सोशल बॉन्ड कैसे कैसे हो सकता है, अटैचमेंट के थ्रू हो सकता है, कमिटमेंट के थ्रू हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट एंड बिलीफ के थ्रू हो सकता है, जहां पे पर्सनालिटी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ लीडर इमर्जेस, द कॉजेज ऑफ डिसकंटेंट आर रिकॉग्नाइज्ड, एक्साइटमेंट इंक्रीजेस एंड प्रपोजल्स फॉर एक्शंस आर डिबेटेड, दिस स्टेज इज कॉल्ड। देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि पहले एक लीडर आता है, वो देखता है कि किस वजह से डिसकंटेंट हो रहा है, किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, उसको उसने क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद एक्साइटमेंट इंक्रीज, है ना, एक्साइटमेंट इंक्रीज हो, जब उसने कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब क्या है, एक्साइटमेंट इंक्रीज। देन प्रपोजल फॉर एक्शंस, ठीक है,
क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है इस पर, उसके लिए डिबेट होता है ना। दिस स्टेज इज कॉल्ड, ये सारा जो बात कही गई है ये किस स्टेज के अंदर आएगी? ऑप्शन क्या है आपके पास? डिसकंटेंट स्टेज है, इनिशिएशन स्टेज है, फॉर्मलाइजेशन स्टेज है, या नन ऑफ दीज है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनिशिएशन स्टेज। तो देखो, प्रिलिमिनरी स्टेज या डिसकंटेंट क्या होता है? पीपल रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेसेस डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, लोगों ने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया, उसके बाद बस और कुछ नहीं किया। फिर उसके प्रिलिमिनरी स्टेज के बाद आता है इनिशिएशन स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, एक लीडर आता है ना, कि भाई मैंने इस प्रॉब्लम को जो है रिकॉग्नाइज किया है, तो अब इसका जिम्मा मैं उठाऊंगा। तो लीडर इमर्ज होता है, एक्साइटमेंट ग्रोथ, और एक्शन प्लान्स क्या हो गए, डिबेटेड होंगे, है ना, कि क्या किया जाना चाहिए इसके लिए। देन कम्स फॉर्मलाइजेशन स्टेज। इस स्टेज पर जो मूवमेंट है, जो भी हम एक्शन लेंगे वो ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबको अब रोल्स डिफाइन हो जाते हैं कि आपको ये करना है, इस एक्ट में ये करना है, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजीज भी बनाई जाती हैं, क्योंकि ये जो इनिशिएशन स्टेज है वहीं पर ही डिबेट हो जाता है। डिबेट ओवर होने के बाद यहाँ पर फिर सबके अपने अपने रोल्स दे दी जाते हैं, सबको स्ट्रैटेजीज बता दी जाती हैं, और उसके बाद आ जाता है आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, जो मूवमेंट है वो ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाती है, और अब क्या है, पॉलिसी चेंजेस की बात फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टेज में करी जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो कब सेटअप किया गया था? एंड ऑप्शंस आर जनवरी 1992, फरवरी 1993, जनवरी 1990 या मार्च 1994। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? जनवरी, आई एम सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज जनवरी 1992। एनसीडब्ल्यू या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है 1992 में सेटअप हुआ था। अंडर विच एक्ट? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किस एक्ट के अंदर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को सेटअप किया गया था। तो इट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट ऑफ 1990। ठीक है, 1990 में एक्ट आया और 1992 में यहाँ पे एनसीडब्ल्यू को सेटअप की बात करी गई। और इसका क्या काम था, इस कमीशन का काम क्या था? टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं और लीगल सेफगार्ड्स हैं, उसको देखना कि सही ढंग से वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एंड थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट है जानने की, कि इसके पास किसकी पावर होती है? सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है, एनसीडब्ल्यू के पास भी वो पावर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन डैश field surveys, independent and dependent variables are measured at the same point in time। कौन से सर्वेज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक ही टाइम पर मेजर किया जाता है? ऑप्शंस के आपके पास क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल है, फिर बोथ ए एंड बी है, एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को अच्छे ढंग से और समझाने के लिए, क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को अच्छे ढंग से समझाने के लिए एक फोटो है। ये फोटो क्या कहता है कि देखो, क्रॉस सेक्शनल अगर मुझे समझना है तो क्या कहता है कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं लेकिन हम उनको सेम टाइम पे कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये है ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये तीनों ही एक ही टाइम पर लिए गए हैं, और एक ही टाइम पर इनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो हम चेक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 4 to 6 months, लेट्स से 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए हमने इनको कोई टी, लेट्स से टी कोई बेवरेज है उसको दे दिया हमने इनको, और इनका बॉडी का रिएक्टिविटी नोट करा। ठीक है, बॉडी रिएक्टिविटी हमने नोट करी कि अगर 6 मंथ्स स्ट्रेट हमने इनको अगर टी दिया तो क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये ही, तो जो टाइम रहेगा, मान लेते हैं कि जनवरी से लेकर जून तक हम देख रहे हैं ड्यूरेशन, तो ग्रुप 1 का, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये तीनों ही हम जनवरी से लेकर जून तक के ड्यूरेशन में ही रखेंगे, और इसी टाइम का इनका रीडिंग्स जो है नोट करेंगे, और फिर अपना रिस्पॉन्स बताएंगे, ऑब्जर्वेशन जो भी हमने देखा है वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम क्या कर रहे हैं कि ग्रुप 1 को हमने 6 मंथ्स के लिए अलग से करा। ठीक है, इसकी रीडिंग्स नोट करी, फिर हमने गए ग्रुप 1 को ही नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ऑब्जर्व किया, फिर हमने रीडिंग्स नोट करी, फिर ग्रुप 1 को ही अगेन
नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ऑब्जर्व किया एंड फिर रीडिंग्स नोट करी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि हम सेम ग्रुप को लंबे टाइम के लिए कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे क्या डिफरेंट ग्रुप्स को लंबे टाइम के लिए कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप सेम टाइम, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, सेम ग्रुप लॉन्ग टाइम। ठीक है, next question is one of the following is not an attribute of intelligence। attribute मतलब one of the factor हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस को नापने के लिए ये नहीं है। ऑप्शंस क्या आपके पास, लेवल, एरिया, रेंज या पावर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इट इज पावर। ओके, तो ये जो हमारा इंटेलिजेंस का फैक्टर है, एट्रीब्यूट है, ये किसके बेसिस पर बताया गया, तो ये दिया था मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय थॉर्नडिक। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो दी थी थॉर्नडिक ने दी थी, वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस, हम ये नहीं कह सकते कि एक सिंगल कोई फैक्टर है अगर किसी इंडिविजुअल के पास तो वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है ना, अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि किसी की एबिलिटी को, किसी भी माइन्यूट एलिमेंट को जो है बताती है कि भाई ये पर्सन जो है इंटेलिजेंट होगा। तो 4 एट्रीब्यूट बताए इंटेलिजेंस के। ठीक है, तो हम वो चारों चीजें देखेंगे कि अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है या नहीं, वो देखने के लिए हमें चारों एट्रीब्यूट्स को चेक करना पड़ेगा। पहला है लेवल। तो लेवल क्या कहता है कि कितने लेवल का डिफिकल्ट टास्क वो पर्सन सॉल्व कर सकता है। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का टास्क है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेंज। रेंज क्या है, नंबर ऑफ टास्क, है ना, किसी भी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पे कितना नंबर ऑफ टास्क वो पर्सन सॉल्व कर सकता है, दैट इज रेंज। ठीक है, उसके बाद एरिया की बात करते हैं। एरिया इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल, हर एक लेवल पर टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन के बारे में बात करता है टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, एंड लास्ट वन इज स्पीड। स्पीड में क्या है, दिस इज द रैपिडिटी विद विच एन इंडिविजुअल कैन रिस्पॉन्ड टू आइटम्स, कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, वो सॉल्व तो कर ले रहा है लेकिन कितनी स्पीडीली कर ले रहा है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो दीज ऑल आर द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडिक, जिसमें वो इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इफ द पीरियड ऑफ एनफोर्स्ड आइडलनेस रिमेन्स मिनिमम। अगर किसी भी पीरियड में अगर जो एनफोर्स्ड आइडलनेस है कि किसी पर्सन को खाली बिठा दिया गया, बेरोजगार बिठा दिया गया, वो बिल्कुल मिनिमम है, तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट या नन ऑफ द। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि जीरो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका इस जो फुल एम्प्लॉयमेंट है इसका ये जरूरी बिल्कुल भी मतलब नहीं है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बट रेदर देन अ सिचुएशन वेयर पीरियड ऑफ एनफोर्स्ड आइडलनेस, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एकदम मिनिमाइज्ड है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि सभी लोग ही एम्प्लॉयड है, इसका ये मतलब है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मिनिमाइज्ड है। इसके अंदर क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे लोग एक जॉब से दूसरे जॉब पे स्विच करते हैं तो वो कुछ पीरियड रहता है जिसमें वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है कि स्किल्स मिसमैच होते हैं, बट नॉट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। सो नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप सबको पता है जहां पर पर्सन जो है एक्टिवली जॉब के लिए ढूंढ रहा है मगर उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अंडर एम्प्लॉयमेंट देखिए क्या होता है, जहां पर कोई वर्कर है उसके स्किल से नीचे वो काम कर रहा है, यानी उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन वो मिनिमम कुछ काम कर रहा है। ठीक है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आएगा। और वर्किंग फ्यूअर आवर्स देन रिजल्ट, जितना जरूरी है उससे कम आवर्स के लिए भी अगर उसको काम मिल रहा है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडक्टिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड। इंडक्टिव रिसर्च को और क्या कहते हैं, ऑप्शंस क्या है आपके पास, थ्योरी टेस्टिंग,
रिसर्च, थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च, थ्योरी प्रैक्टिस रिसर्च या नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडक्टिव रिसर्च को हम बॉटम्स अप अप्रोच कहते हैं, जहां पर ऑब्जर्वेशंस और डेटा को हम पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम पैटर्न देखते हैं और उसके बाद हम थ्योरीज बनाते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं बेस्ड ऑन दैट पैटर्न। इसको हम थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम नई थ्योरीज भी बनाते हैं, एंड रेदर देन टेस्टिंग एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग वन थ्योरीज है उसको टेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर अगर एग्जिस्टिंग थ्योरीज को टेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा डिडक्टिव रिसर्च, है ना। और जहां पर हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए है इंडक्टिव रिसर्च। Next question is question number 11. It refers to our assumptions about how we see the world. Example, does the world consist mostly of social order or constant change? ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, हम ये अज्यूम करते हैं कि कैसे हम वर्ल्ड को देख रहे हैं। एग्जाम्पल कि वर्ल्ड में ज्यादातर क्या है, सोशल ऑर्डर है या कांस्टेंट चेंज है। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? अगेन ये फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन है आपके पास एपिस्टेमोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, ऑन्टोलॉजी या फंक्शनलिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी क्या होता है? जहां पर हम बताते हैं या बात करते हैं किस बारे में, अबाउट नेचर ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑन्टोलॉजी क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिसमें हम बताते हैं कि व्हाट थिंग्स एग्जिस्ट, क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और कैसे वो फिट हो रही हैं आपस में इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, हाउ वी नो व्हाट वी नो, व्हाट काउंट्स एज ट्रूथ एंड हाउ वी जस्टिफाई आवर बिलीव्स, है ना। कि हमें क्या पता है, कैसे पता है, कैसे हमें पता है कि ये चीज सच है, कैसे हम अपने बिलीव्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? एक आइडिया है, जैसे कि कल्चर हो गया, साउंड हो, कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, माइंड हो गया। ये क्या कहता है, हम उसके स्ट्रक्चर को देखकर उस चीज को समझ सकते हैं, है ना। हम उनके स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल चीज पर फोकस ना करके हम स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे तो हमें हिडन रूल और पैटर्न समझ में आएगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई सीरियल किलर है, ठीक है, और किसी ने कोई क्राइम किया है, हम इंडिविजुअल क्राइम को ना देखकर हम जैसे हम अगर कोई सीरियल किलिंग का मैटर देखते हैं तो हम इंडिविजुअल क्राइम पर फोकस ना करके हम ग्रुप पर देखते हैं, हम स्ट्रक्चर पर देखते हैं कि हर क्राइम में क्या पैटर्न जो है वो सिमिलर है। तो हम फिर नेक्स्ट जो है प्रिज्यूम कर सकते हैं कि भाई अब तक ऐसा किया गया है तो मतलब अगला ऐसे किया जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर किसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने उसके स्ट्रक्चर को पहले समझा। ठीक है, इंडिविजुअल चीज पर फोकस नहीं करके हमने स्ट्रक्चर को समझा, उससे हमें हिडन रूल्स और पैटर्न्स पता चल गए कि वो चीज कैसे काम करती है। नेक्स्ट वन इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म इज द आइडिया दैट थिंग्स वेदर मेंटल स्टेट्स, सोशल इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी, वो हम कब समझ सकते हैं, बाय देयर पर्पस और फंक्शन रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट। यहाँ पर क्या हम स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन को समझ रहे हैं। इंडिविजुअल पार्ट्स को फोकस नहीं करके हम उनके फंक्शन या पर्पस को समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द फेमिनिस्ट हु सी सोसाइटी एज पेट्रियार्कल, है ना। फेमिनिस्ट आपको पता ही है, जो कि सोसाइटी को एज अ पेट्रियार्कल देखती है। पेट्रियार्कल मतलब कि पुरुष प्रधान देश समझती है। इट इज डोमिनेटेड एंड रूल्ड बाय मेन, है ना, कि इसमें जो डोमिनेशन है वो किसका है, ज्यादातर मेंस का है। दे टेंड टू बिलीव दैट वुमेन हैव ऑलवेज बीन एक्सप्लॉइटेड। फेमिनिस्ट का मानना है कि जो वुमेन है वो हमेशा से ही एक्सप्लॉइट करी गई है, और रेवोल्यूशनरी चेंज ला कर ही हम लिबरेशन को लाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके के फेमिनिस्ट अप्रोच को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म या पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी,
दैट इज रेडिकल फेमिनिज्म। तो हम बाकी ऑप्शन समझते हैं। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या होता है? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म फोकस करते हैं किसके ऊपर? कैपिटलिज्म के ऊपर, ठीक है। सिर्फ पैट्रियार्की पर नहीं फोकस करती, ये कैपिटलिज्म पर भी करती है। कहते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से ही वुमेन्स जो है दबी हुई रहती हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं क्लास रेवोल्यूशन अगर आप करेंगे तब ही वुमेन लिबरेट होंगी, ठीक है। उसके बाद लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है? जेंडर इक्वालिटी की बात करता है ना। और वो जेंडर इक्वालिटी कैसे? पॉलिटिकल फॉर्म में, लीगल रिफॉर्म में, इक्वल राइट्स की बात करके, सभी वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करके हम वुमेन को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये लिबरल फेमिनिज्म कहती है, ठीक है। उसके बाद रेडिकल फेमिनिज्म क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म जो किस पर एम्फसाइज करती है? द पैट्रियार्कल रूट्स ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है। एडवोकेटिंग फॉर अ रेडिकल रीऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी टू एलिमिनेट मेल सुप्रीमेसी, ठीक है। सोसाइटी को आप वापस से रीऑर्डर करो ताकि जो मेल सुप्रीमेसी है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या कहता है? दैट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सल फीमेल सब्जेक्ट, है ना। यूनिवर्सल फीमेल सब्जेक्ट। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म कहता है कि भाई सबके साथ एक जैसी अनइक्वालिटी नहीं होती है ना। तो वो कहता है कि सोशली कल्चर कंस्ट्रक्टेड फ्लूइड नेचर ऑफ जेंडर आइडेंटिटी पावर, इनके ऊपर बात करते हैं कि भाई सभी वुमेन को जो है इक्वली जो है रिजेक्ट नहीं किया गया है, उन सबको अलग अलग तरीके से जो है ऑप्रेस किया गया है, ठीक है। तो उसको भी हमें उस चीज पर एम्फसाइज करना पड़ेगा कि किसको किस बेसिस पर किया गया है, कितना किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। दिस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल रिसीविंग समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर कमिटिंग अ सर्टेन एक्ट। दिस में इंक्लूड्स थिंग्स सच एज मनी, फूड और अप्रूवल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इनमें से कौन सा जो लर्निंग है, रेनफोर्समेंट है, जो बात करता है कि कोई इंडिविजुअल है उससे कोई चीज मिलती है, ठीक है, उस एक्ट को करने के बाद, ठीक है। और हमको ये भी देखना है कि जैसे कि क्या चीज मिलेगी उसको, या तो इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ अप्रूवल, ठीक है। अब इस चीज को ऑप्शंस में समझते हैं कि ऑप्शंस क्या है आपके पास। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, सोशल लर्निंग है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। चलो इससे रिलेटेड अब एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले पॉजिटिव इन्फोर्समेंट क्या होता है? देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहता है कि जब भी हम किसी भी बिहेवियर को रिपीट करवाना चाह रहे हैं या चाहते हैं कि ये बिहेवियर जो है सामने वाले को करना है, तो हम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं कुछ चीज, कुछ रिवॉर्ड, जैसे कि वो हो गया मनी या तारीफ करके, है ना। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, कोई एक छोटा बच्चा है ना, उसने अगर ग्रीन वेजीज खा ली तो आप उसको क्या बोलोगे कि अगर आप ऐसी ग्रीन वेजीज खाओगे तो आपको आइसक्रीम दिया जाएगा, ठीक है, आपको आइसक्रीम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर दिया। आपने क्या करा? उस बिहेवियर को वो बच्चा वापस रिपीट करे तो आपने क्या करा? एक रिवॉर्ड रख दिया उस चीज के लिए, है ना। तब बच्चा क्या कर रहा है? समझ रहा है कि अगर मैंने ये चीज, ये बिहेवियर को रिपीट किया तो मुझे जो है कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। दैट रिवॉर्ड में बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, प्रेज, फूड, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उसके बाद हम समझते हैं पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स, ठीक है। आप दूसरों को देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेरेंट्स हैं वो शूज बांध रहे हैं, शू के लेसेस बांध रहे हैं, बच्चा उसको देख रहा है, सीख रहा है, दैट इज लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स। फिर आ जाता है आपका सोशल लर्निंग, लर्निंग थ्रू इंटरेक्शंस, ठीक है। लोगों से आप जुड़ते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको सोशल लर्निंग होता है। देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि आप रिमूव कर रहे हैं किसी चीज को, जो कि आप, अगर किसी ने कोई एक ऐसा बिहेवियर किया जो आपको पसंद नहीं है, अनप्लेजेंट कोई बिहेवियर किया, तो आपने क्या करा? उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उठे, आपने क्या कर दिया? अलार्म को बंद कर दिया, ठीक है। दैट इज यू आर रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट टू एनकरेज बिहेवियर। जहां पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं।
किसी अनप्लेजेंट चीज को रिमूव कर रहे हैं ताकि हम उस बिहेवियर को करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर मोस्ट ऑफन सीन इन अ डिहाइड्रेटेड चाइल्ड। अगर एक बच्चा जो है डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे? आईज संकन, टंग एंड माउथ ड्राई, स्किन स्टिकी, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब डिहाइड्रेटेड चाइल्ड क्या होता है? जिसके अंदर पानी की कमी होती है, ठीक है, इसकी वजह से मल्टीपल विजिबल साइंस बॉडी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि संकन आइज हो गया। संकन आइज हो गया किस लिए होता है? रिड्यूस फ्लूइड, बॉडी टिश्यू में फ्लूइड की कमी होने की वजह से संकन आइज हो जाती है। ड्राई टंग एंड माउथ कब होता है? क्योंकि बच्चे के अंदर पानी की कमी है, तो उससे लैक ऑफ सलाइवा प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद है स्टिकी एंड ड्राई स्किन, है ना, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया है तो स्किन जो अपनी इलास्टिसिटी लूज करेगा एंड मे फील क्लैमी और स्टिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, डिटॉक्सिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद। डिटॉक्सिफिकेशन जो टर्म है इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? प्रोहिबिशन, ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक्स, अल्कोहल अब्यूज, या एंटी लिकर मूवमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक्स। ठीक है, तो प्रोहिबिशन क्या होता है पहले वो समझो। प्रोहिबिशन मतलब एक लीगल बैन ऑन अल्कोहल, किसी चीज को मना करना इज प्रोहिबिशन। डिटॉक्सिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं एक मेडिकल प्रोसेस है जहां पर हम बॉडी से रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है, और साथ ही हमको साथ क्या मैनेज करना पड़ता है? जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे जब भी हम उस पर्सन से अल्कोहल का रिमूव करवाते हैं, तो जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे उसको भी हमको मैनेज करना है। तो अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप डिटॉक्सिफिकेशन ही होता है, ठीक है। उसके बाद है अल्कोहल अब्यूज, इसका मतलब क्या है? हार्मफुल ड्रिंकिंग पैटर्न्स, है ना। एंड एंटी लिकर मूवमेंट क्या है? ये सोशल या पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं अगेंस्ट अल्कोहल। Next question is question number 16. According to this theory, individuals not only decide to commit crime, but decide when and where to commit crime. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स जो है ये तो डिसाइड करते ही करते हैं कि वो क्राइम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी डिसाइड करते हैं कब करना है और कहाँ करना है। ऑप्शंस क्या है आपके पास? सोशल कंट्रोल थ्योरी, सब कल्चर थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रैशनल चॉइस थ्योरी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सोशल कंट्रोल थ्योरी मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो क्राइम कब होता है? जब ये सोसाइटल बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लॉज के साथ, ठीक है, वो वीक होते हैं तो सोशल कंट्रोल थ्योरी तो क्राइम होता है, ठीक है। तो यही सोशल कंट्रोल थ्योरी कहती है। सब कल्चरल थ्योरी कहती है कि क्राइम जो है वो कहाँ से इमर्ज होता है? डेविएंट ग्रुप नॉर्म से, नॉट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आप एक कल्चर ग्रो कर लेते हो। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 17, इन द डैश फेज वी टेस्ट आवर थ्योरीज यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, एंड इन डूइंग सो पॉसिबली मॉडिफाई और एक्सटेंड आवर इनिशियल थ्योरी। इस फेज में क्या करते हैं? हम थ्योरीज को टेस्ट करते हैं यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन, है ना। हम क्या करें? अपने थ्योरीज को टेस्ट कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करके और एनालाइज करके, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हमारी जो इनिशियल थ्योरी थी उसको पॉसिबली मॉडिफाई करेंगे, एक्सटेंड करें। ऑप्शंस क्या है आपके पास? रैशनलाइजेशन फेज, ऑब्जर्वेशन फेज, वैलिडेशन फेज, या एक्सप्लोरेशन फेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? वैलिडेशन फेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या करते हैं? जो रिसर्चर होता है वो थ्योरीज को टेस्ट करते हैं साइंटिफिकली बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। रैशनलाइजेशन फेज क्या कहता है? नॉट अ स्टैंडर्ड रिसर्च टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है? जस्टिफाइंग आइडियाज एंड नॉट टेस्टिंग देम। रैशनलाइजेशन फेज जो है ये कोई रिसर्च का टर्म नहीं है, ये इसमें क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं आइडिया को, हम उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन फेज क्या होता है? ऑब्जर्व इनिशियल स्टेप ऑफ नोटिसिंग अ फिनोमिना, किसी भी फिनोमिना को नोटिस करने का जो इनिशियल फेज है वो है हमारा ऑब्जर्वेशन फेज, ठीक है। व्हाई डू पीपल डू समथिंग, है नो थ्योरी टेस्टिंग। देन एक्सप्लोरेशन फेज की बात करते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम चीज़ों का ना, अर्ली ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसमें हम थ्योरीज जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग अ प्लूरैलिटी ऑफ मेथड्स और कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। जब हम एक से ज्यादा मेथड्स का यूज करते हैं
ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज करते हैं। इस तरीके को हम क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी, ट्रायंगुलेशन, पार्टिसिपेटरी मेथड या पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रायंगुलेशन। ठीक है, ट्रायंगुलेशन मेथड क्या है? इट रेफर्स टू यूजिंग मल्टीपल मेथड, जैसे कि हमने सर्वेज भी यूज कर लिए, इंटरव्यूज भी यूज कर लिए, और डेटा सोर्सेज टू क्रॉस वैलिडेट फाइंडिंग्स एंड गेन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोचेस को यूज करते हैं। सेरेंडिपिटी क्या होता है? किसी भी चीज का, कोई भी हमारे पास वैल्यूएबल फाइंडिंग है, उसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी को हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, वो गलती से हो गया, लेकिन एक वो वैल्यूएबल फाइंडिंग था, तो दैट इज सेरेंडिपिटी। फिर है पार्टिसिपेटरी मेथड। पार्टिसिपेटरी मतलब क्या होता है कि वहां पर जो सब्जेक्ट होगा जिससे हम रिसर्च कर रहे हैं, वो भी एक्टिव कोलैबोरेटर्स होंगे आपके रिसर्च के अंदर। ठीक है। पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी क्या कहता है? सब्जेक्टिव और फ्रेगमेंटिव नैरेटिव पे फोकस करता है। इट रिजेक्ट्स फिक्स्ड मेथड but does not combine them systematically. Next one is question number 19. An in-depth investigation of a problem. यहाँ पर point जो हमें पकड़ना है वो ये है in-depth investigation, है ना। इन डेप्थ टर्म को आप समझेंगे। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन वन और मोर रियल लाइफ सेटिंग्स, केस साइट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च, केस रिसर्च या फॉर्मेटिव रिसर्च या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केस रिसर्च। केस रिसर्च क्या होता है? इन डेप्थ स्टडी हो करना किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट या फिनोमिना का इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, है ना। यहाँ पर हम एक से ज्यादा केसेस को एग्जामिन करते हैं इन डिटेल। एक्शन रिसर्च क्या होता है? इमीडिएट किसी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना है, उस पर फोकस करता है एक्शन रिसर्च थ्रू प्लानिंग, है ना, इंटरएक्टिव साइकिल्स ऑफ प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्टिंग। देन आ जाता है आपका फॉर्मेटिव रिसर्च। ठीक है, ये फॉर्मेटिव रिसर्च किसी भी प्रोजेक्ट के अर्ली डेज पे किया जाता है टू गाइड और द डिजाइन द स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर होता है। नेक्स्ट वन, and this is the last question of this lecture. Question number 20. Cerebral palsy is a condition in which a child's brain is damaged. Cerebral palsy क्या है? एक कंडीशन है जहाँ पे बच्चे के ब्रेन को जो है डैमेज हो जाता है। अब ये कब होता है? बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, शॉर्टली आफ्टर बर्थ या ऑल ऑफ द अबव? कुछ भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। समझ लेते हैं। सेरिब्रल पाल्सी या जिसे सीपी कहते हैं इज कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज और एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी स्टेज पर अगर एबनॉर्मल डेवलपमेंट है तो सेरिब्रल पाल्सी कहलाएगा। बिफोर बर्थ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो गया, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन की वजह से हो गया, है ना, वॉर्म में ही, तो सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। बर्थ के टाइम पर भी हो सकता है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो गया, लाइक प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड इश्यूज हो गया, या फिर ट्रॉमा की वजह से हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है पर्सन को। बर्थ के बाद भी हो सकता है, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, हेड इंजरीज हो गया, किसी तरह के इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया। ठीक है, इस टाइम पर भी क्या होगा? सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। So that's it for today's video and I hope this video was helpful for you. And इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पर आपसे शेयर होती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।